कभी सोचा है ये दुनिया चलती कैसे है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब वो वहीं का वहीं रह जाता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब कार्ल मार्क्स ने अपनी जबरदस्त किताब दास कैपिटल में खोजने की कोशिश की थी। तो आज चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसी बड़े सवाल से जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। आखिर अमीर और अमीर कैसे बन जाता है? मार्क्स ने इसी गुत्थी को अपनी किताब में सुलझाने की कोशिश की और उनका कहना था कि इसका जवाब हमारी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम के समझिए डीएनए में ही छिपा हुआ है। अच्छा, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सबसे बुनियादी चीज से, यानी माल या कमोडिटी से, और उसके रहस्य को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे पैसा सिर्फ पैसा ना रहकर कैपिटल यानी पूंजी बन जाता है। उसके बाद हम मुनाफे के असली सोर्स का पता लगाएंगे, जानेंगे कि ये कैपिटल का अंतहीन चक्कर क्या है, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम का भविष्य क्या हो सकता है। चलिए तो अब गहराई में उतरते हैं। मार्क्स का कहना था कि अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी को समझना है ना, तो इसकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई से शुरू करना होगा, और वो इकाई है माल, या जिसे हम कमोडिटी कहते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ी सीधी सादी सी चीज लगती है ना, लेकिन इसके अंदर कई राज छुपे हुए हैं। तो देखिए, हर माल के ना दो चेहरे होते हैं। एक है यूज वैल्यू या उपयोगिता मूल्य, मतलब वो चीज हमारे किस काम आती है। जैसे एक कोट का काम है हमें गर्म रखना, सिंपल। लेकिन इसका जो दूसरा चेहरा है वो ज्यादा पेचीदा है। वो है एक्सचेंज वैल्यू या विनिमय मूल्य, यानी बाजार में उस चीज के बदले में हमें और क्या मिल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये एक्सचेंज वैल्यू तय कैसे होती है? मार्क्स के मुताबिक ये तय होती है सोशली नेसेसरी लेबर टाइम से। अब ये थोड़ा भारी शब्द है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि किसी भी चीज को बनाने में उस जमाने की टेक्नोलॉजी और एवरेज स्किल के हिसाब से कितना वक्त लगना चाहिए। मिसाल के तौर पर समझिए, एक कारीगर है जो हाथ से एक कुर्सी 10 घंटे में बनाता है, लेकिन फैक्ट्री उसी कुर्सी को मशीन से सिर्फ 1 घंटे में बना देती है। तो पता है क्या, उस कुर्सी की वैल्यू 1 घंटे के लेबर से तय होगी, ना कि 10 घंटे से। ठीक है, तो अब हम वैल्यू को थोड़ा बहुत समझ गए हैं। अब देखते हैं कि पैसा कैसे अपना रूप बदलता है, क्योंकि यहीं पे सारी कहानी पलट जाती है। यहाँ दो अलग अलग साइकिल हैं, दो चक्र हैं, और इन्हीं से जन्म होता है कैपिटल का, यानी पूंजी का। पहला साइकिल तो बहुत सीधा साधा है। इसे कहते हैं CMC, यानी कमोडिटी मनी कमोडिटी। मान लीजिए मेरे पास कोई चीज है जिसकी मुझे जरूरत नहीं, मैंने उसे बेचा C, उससे मुझे पैसा मिला M, और फिर उस पैसे से मैंने वो चीज खरीद ली जिसकी मुझे जरूरत थी C। यहां पैसा क्या है? सिर्फ एक जरिया है, असली मकसद है अपनी जरूरतें पूरी करना। लेकिन कैपिटल का साइकिल एकदम उल्टा है। वो है MCM प्राइम, यानी मनी कमोडिटी मोर मनी। यहां खेल पैसे से शुरू होता है। M, कोई पैसे से कोई चीज C इसलिए खरीदता है ताकि उसे बेचकर और ज्यादा पैसा कमा सके। M डैश, यहां मकसद जरूरतें पूरी करना नहीं है, मकसद है पैसे से और पैसा बनाना। और यही पैसा जो खुद को बढ़ाने के इस चक्कर में लग जाता है, उसी को मार्क्स ने कैपिटल यानी पूंजी कहा है। अब यहां पर असली सवाल खड़ा होता है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये जो मोर मनी है, ये आखिर आता कहां से है? अगर हर चीज अपनी सही कीमत पर ही खरीदी और बेची जा रही है, तो फिर ये प्रॉफिट, ये मुनाफा पैदा कहां से हो रहा है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है। और सच कहूं तो इसी सवाल ने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को लंबे समय तक चक्कर में डाले रखा। भाई सीधी सी बात है, अगर मैंने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी और उसे 100 रुपए में ही बेच दिया, तो प्रॉफिट तो 0 हुआ। तो फिर ये एक्स्ट्रा वैल्यू, ये अतिरिक्त मूल्य आखिर पैदा कहां से होता है? और यहीं पर मार्क्स अपना सबसे बड़ा खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि बाजार में एक ऐसी खास, एक तरह की जादुई कमोडिटी बिकती है, जिसे इस्तेमाल करने से उसकी अपनी कीमत से ज्यादा वैल्यू पैदा होती है। और वो कमोडिटी है लेबर पावर, यानी हमारे काम करने की क्षमता। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक वर्कर दिन में 8 घंटे काम करता है। अब होता यह है कि वो सिर्फ 4 घंटे के काम में ही उतनी वैल्यू पैदा कर देता है जितनी उसे मजदूरी के तौर पर मिलती है। मार्क्स इसे कहते हैं नेसेसरी लेबर। लेकिन वो तो बाकी के 4 घंटे भी काम करता है ना। ये जो बाकी का 4 घंटे का काम है, ये है सरप्लस लेबर, और इसी काम का उसे कोई पैसा नहीं मिलता। यही वो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो प्रॉफिट बनकर सीधा कैपिटलिस्ट की जेब में जाती है। तो इस सरप्लस वैल्यू का
इस मुनाफे का होता क्या है? क्या कैपिटलिस्ट इसे बस खर्च कर देता है? नहीं, यही मुनाफा उस इंजन का फ्यूल बनता है जो पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम को चलाता है और उसे लगातार बड़ा और बड़ा बनाता जाता है। मार्क्स यहां तक कहते हैं कि कैपिटलिस्ट का बस एक ही धर्म है, एक ही मूल मंत्र है, संचय करो, संचय करो। मतलब जो भी प्रॉफिट कमाया उसे वापस बिजनेस में लगाओ ताकि और प्रॉफिट कमाया जा सके। और ये सिर्फ पर्सनल लालच की बात नहीं है, ये मार्केट के कंपटीशन में टिके रहने की एक मजबूरी भी है। और इस कभी ना खत्म होने वाले संचय के, इस एक्यूमुलेशन के बहुत गहरे नतीजे निकलते हैं। मार्क्स इसे पूंजीवादी संचय का सामान्य नियम कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिस्टम ऐसा है कि दौलत एक तरफ यानी कैपिटलिस्ट क्लास के पास इकट्ठा होती जाती है और दूसरी तरफ यानी वर्किंग क्लास के हिस्से में गरीबी, इनसिक्योरिटी और मेहनत बढ़ती जाती है। और हाँ, ये सिस्टम बेरोजगारों की एक फौज भी तैयार करता है जिससे मजदूरी हमेशा कंट्रोल में रहती है। तो अब सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस आखिर जा कहाँ रहा है? क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? मार्क्स के हिसाब से नहीं। उनका मानना था कि इस सिस्टम के अंदर ही इसके भविष्य के बीज भी छिपे हुए हैं। लेकिन भविष्य को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सिस्टम शुरू कैसे हुआ था। मार्क्स कहते हैं कि ये कोई मेहनत और बचत की कहानी से शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी एक हिंसक प्रक्रिया से जिसे वो प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन कहते हैं। इसमें किसानों को उनकी जमीनों से और कारीगरों को उनके औजारों से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। तभी तो दो क्लास बने, एक जिनके पास सब कुछ था और दूसरा जिनके पास अपनी मेहनत बेचने के सिवा कुछ नहीं था। और अब यही सिस्टम अपने सबसे बड़े विरोधाभास, अपने सबसे बड़े कॉन्ट्रडिक्शन का सामना कर रहा है। देखिए, एक तरफ तो प्रोडक्शन जो है वो करोड़ों लोगों का एक सोशल, एक कलेक्टिव काम बन चुका है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, सप्लाई चेन्स में सब मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उस काम से जो भी मुनाफा होता है वो कुछ गिने चुने प्राइवेट हाथों में चला जाता है। तो ये जो टकराव है सोशल प्रोडक्शन और प्राइवेट प्रॉफिट के बीच, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और मार्क्स इसी कॉन्ट्रडिक्शन के आधार पर यह बहुत तीखा सवाल पूछते हैं कि जब प्रोडक्शन पूरी तरह से सोशल हो चुका है तो क्या ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला ढांचा इसे और ज्यादा झेल पाएगा? क्या ये पूंजीवादी निजी संपत्ति की मौत की घंटी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज 150 साल से भी ज्यादा समय के बाद शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है।